पहला चरण 16 जिले 152 सीटें और वोटिंग बम्पर हुई है। 5 बजे तक पश्चिम बंगाल में करीब करीब 90% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। तो जब फाइनल फिगर्स आएंगे तो ये आंकड़े कहां तक जाएंगे? ये जो बम्पर वोटिंग है, वोटिंग बम्पर हुई है, तो ये असल में इशारा है ममता रिटर्न का या परिवर्तन का। इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन पहले जरा ये खबर देखिए। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के जो वोटर टर्नआउट के हिसाब से आप देख रहे हैं, ये बम्पर वोटिंग दिखा रहा है। शाम 5 बजे तक 152 सीटों पर 90% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा दक्षिण दिनाजपुर में 93% वोटिंग दर्ज की गई है। कूच बिहार में 92% मतदान हुआ है। झारग्राम मुर्शिदाबाद में 91% तक वोटिंग दर्ज की गई है। तो 5 बजे तक अगर इतना आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, और आपको यह मालूम है कि पिछले बार चुनावों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज था, मतलब संपूर्ण मतदान प्रतिशत था जो सभी चरणों को मिलाकर, वो ये बताता है कि ये 84.5 के आसपास समझ लीजिए कि परसेंटेज दर्ज हुआ था। तो ये तो उससे काफी ज्यादा है। ये ज्यादा वोटिंग क्या दिखा रही है? और ये वोटिंग तो अभी आप 5 बजे तक का आंकड़ा कह रहे हैं 90%, तो फिर ये आखिरकार कहां तक जाकर रुकेगा मीटर, ये भी बड़ा सवाल है। और ये ट्रेंड क्या बता रहा है? कौन से वो लोग हैं जो इस बार ज्यादा शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि हमको जाना चाहिए पोलिंग बूथ तक और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या ये लोगों में बढ़ती हुई अवेयरनेस की वजह से है? क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से किए जा रहे एफर्ट्स की वजह से है? क्या मतदाता उत्साह बढ़ाने के लिए जो तमाम कोशिशें की जा रही हैं उसका भी इसमें असर है? या क्लियर कट इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, कोई ट्रेंड दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में नतीजों के हिसाब से कोई झलक भी दिखाई दे रही है? यहां हावड़ा में इस बीच आप जानते हैं दूसरे चरण का मतदान जहां होना है, वहां पर तमाम पार्टीज अपनी ताकत झोंक रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हावड़ा में मौजूद हैं। क्या चल रहा है आपको दिखाते हैं। रोड शो के दौरान दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ यहां दिखाई दे रही है। हावड़ा से आई इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि सड़क के दोनों तरफ लोगों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है और प्रधानमंत्री उन सब का अभिवादन स्वीकार करते, उनको तरफ हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज के मतदान के परसेंटेज को अगर आप देखें, और ये चुनाव जिस तरह की पृष्ठभूमि में हो रहा है जिसमें एसआईआर की बहुत ज्यादा चर्चा थी, वैसे में ये ओवरऑल इंडिकेशंस क्या हैं? और अगर ये फर्स्ट फेज में हमको वोटिंग परसेंटेज, ये हैरानी नहीं होगी अगर ये 93-94% के आसपास जाकर ये आंकड़ा रुके। और अगर ये फर्स्ट फेज में दिखाई दे रहा है तो दूसरा फेज भी इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट करेगा क्या परसेंटेज के हिसाब से, या उसमें कोई तब्दीली दिखाई दे सकती है? ये क्या हो रहा है और किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज इसको इंटरप्रेट कर रही हैं? ये उनके फेवर में है, ये किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में है? ये जैसा माना जाता रहा हमेशा से कि एंटी इनकम्बेंसी को दिखाने या छिपाने के हिसाब से भी बढ़ा या घटा हुआ पोल परसेंटेज एक बड़ा इंडिकेशन होता है। आज भी वो जारी है क्या? आज भी वो ट्रेंड चलता है क्या? या अब चीजें बदल चुकी हैं? क्योंकि प्रो इनकम्बेंसी में भी कई बार ये देखा गया है कि बढ़े हुए परसेंटेज के साथ सरकारें रिपीट हुई हैं। तो यहाँ ये क्या दिखाई दे रहा है? हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार और हमारे साथ जुड़ेंगे पॉलिटिकल पार्टी के एनालिस्ट भी, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं हावड़ा से आई ये तस्वीरें, लोगों का बड़ा जमावड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने रोड शो पाथ पर आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं और गौतम लाहिरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। संजय सरकार जी भी आपको नजर आ रहे हैं टीएमसी की तरफ से, वो अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहले तो इस रोड शो पर चर्चा कर लेता हूं। शिवम, आपके हिसाब से बंगाल में कम से कम फ्रेम में जो भीड़ दिखाई दे रही है वो बहुत ज्यादा भीड़ है, क्या इसका और पोल परसेंटेज का कोई लिंक है? देखिए, बेशक मैं मानता हूं कि पोल परसेंटेज में कई सारे फैक्टर्स हैं। उसमें से एक ये है, जाहिर है जनता में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, गृह मंत्री जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है। दूसरा, जिस तरीके से सुरक्षा की एक भावना उत्पन्न हुई है, सीएपीएफ की जो 700 से ज़्यादा कंपनीज वहाँ पर हैं, ये एक फैक्टर है कि जनता में इस बात का भरोसा है कि वहाँ पर किसी भी तरह की जो गुंडई अब तक लगातार होती रही है पिछले 3-4 चुनाव में, तो खास तौर पर उसके लिए कोई जगह नहीं है। बराबर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जनता को कि इस बार किसी भी तरह का कोई भी गुंडागर्दी करेगा तो 4 तारीख से पहले सरेंडर कर दे,
वरना उसको जेल जाना ही है। जब इस तरह की भावना आती है, जनता खुलकर वोट करती है, जब उसको लगता है कि उसके साथ उनकी जो लीडरशिप है वो खड़ी है, उनके साथ उनके जो सुरक्षा बल हैं वो खड़े हैं। हालांकि बावजूद इसके मैं इस बात को कहीं दरकिनार नहीं किया जा सकता कि वो मुर्शिदाबाद में बॉम्ब मिला हो, हमारे जो दक्षिण दिजनापुर के विधायक के कैंडिडेट हैं सुवेंदु सरकार, उन पर चाहे हमला हो, चाहे इसके अलावा अग्ना मित्रा पॉल जो हमारी विधायक है उन पर हमला हो, कुछ लोगों ने ऐसा किया है। लेकिन उनके लिए ये चेतावनी है कि अगर आपको लगता है कि आप इस तरह की गुंडाई करके और बंगाल में बंगालियों को, हिंदुस्तानियों को, लोगों को पीट सकते हैं, तो गलत फहमी में है आप इस तरह की कोई भी चीज करेंगे सख्ती से पेश आएगा। ये आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। आपने जो ये घटनाएं गिनाई हैं, इसमें ये दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी या उसके कैंडिडेट की तरफ ये उनको निशाना बनाते हुए ये घटनाएं हुई हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। क्या ये भी कोई इंडिकेशन है? क्या ये कोई किसी डेस्परेशन में हो रही घटनाएं हैं? क्या ये दिखाई दे रहा है कि वो जो हाथ में है वो कहीं दूर जा रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है? या ये बंगाल के सियासी चरित्र में शामिल रहा है? बल्कि वहां के चुनाव तो किसी भी तरीके के हो, बहुत रक्त रंजित रहने का इतिहास रहा है और अब चीजें बहुत सुधरती जा रही हैं। पहले चरण की वोटिंग पर क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? पहले चरण की वोटिंग से हमारी जीत तय, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। बम्पर मतदान बता रहा है बीजेपी जीत रही है। बम्पर मतदान ये इंडिकेट कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का उत्साह है और इसीलिए ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। गौतम लाहिड़ी दा, आप कैसे इसको इंटरप्रेट करते हैं? क्या आप कोई क्लियर इंडिकेशन देख रहे हैं इसमें, या कुछ कहना जोखिम भरा होगा अभी? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम सुबह 7 बजे से जब हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उसमें एक ही बात आया कि हर बार 21 साल का चुनाव का आप देखिए कितना लोग मरे हैं, हम गिनते थे। ये शुक्र है कि आज एक भी कोई हत्या हुई नहीं। कुछ झड़प हुई है कुछ जगह पे, अपने अपना पार्टी ने ताकत दिखाने के लिए कुछ दोनों पार्टियों के बीच में झड़प है। वामपंथी के साथ भी झड़प हुई है, बीजेपी के साथ भी हुई है, बात सही है। लेकिन कुल मिला के जो शांति से चुनाव हुआ, लोगों में एक माहौल पैदा हुआ, अब वो खुल के वोट कर सकते हैं। शायद एक तो कारण ये है। दूसरा कारण जो है, ऑब्वियसली एसआईआर के कारण कुछ लोगों का वोट नाम काट भी गया है, जो मर गए थे, जो ट्रांसफर हो गया था, जिसके नाम दोबारा डबल एंट्री हुआ था, इस तरह का लोगों का नाम काटा है। साथ साथ इसके बाद जो 27 लाख लोग जो अंडर एजुकेशन है, इसको लोगों में लगा कि जिन लोग बचे हैं इसके कारण टोटल वोटर जो है वो तो कम हुई है, उसका ज्यादातर पे लोग अभी चुनाव के लिए आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी चीज, बहुत सारे लोग, और खासतौर से जिस जगह पर हम लोग रहते हैं गौतम दा, यहाँ नहीं चाहिए 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी का भी एक इफेक्ट है। अच्छा, नहीं है ऐसे नहीं है। अच्छा, वो जरूर होगा क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी 15 साल का नहीं होगा तो हो नहीं सकता। ठीक है, यशवंत देशमुख हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारत के मशहूर पोलस्टर, और उन्होंने क्या देखा है उनसे भी हम जानेंगे। बहुत स्वागत है आपका यशवंत। लेकिन उससे पहले जरा आपको ये दिखा दें कि ये 152 सीटें, 16 जिले, यहाँ का गणित क्या कहता है। मोटे तौर पर वो चीजें जो आंकड़ों के तौर पर आपको ये बताती हैं कि चीजें किस तरफ अनफोल्ड हो रही हैं, क्या हो सकता है। ये देखिए जरा, 4 करोड़ 8 लाख से ज्यादा वोटर्स थे 2021 में। एसआईआर की बात हो रही थी, तो इसलिए आपको यह आंकड़ा दिखाना जरूरी है कि 2026 में ये 3 करोड़ 60 लाख वोटर हो गए। मतलब इसका सीधा सीधा सा यह है कि 47,35,000 वोटर इसमें कम हुए। पहले मतदान का क्यूमुलेटिव परसेंटेज, जैसा मैंने आपको बताया, संपूर्ण मत प्रतिशत सारे फेजेस मिलाकर 84.15% पिछली बार था, और इस बार अगर आप देखें तो ये 90% शाम 5 बजे तक रिकॉर्ड हुआ है। मतलब आगे ये 94-95 भी पहुंच जाए तो हैरानी नहीं होगी। ऐसे में यशवंत जी, आप क्या देख रहे हैं इन आंकड़ों में? इन आंकड़ों में क्या छिपा हुआ है? ये पोल परसेंटेज क्या इंडिकेट कर रहा है? जैसा कि आपने अभी अपने इतने बढ़िया ग्राफिक्स पे जो दिखाया, बहुत साफ साफ वो चीज बता रहा है कि 47 लाख से ज्यादा मतदाता जो कम हुए, उससे बेसलाइन भी इलेक्टोरल रोल का कम हो गया। तो साधारण सी बात यह है कि अगर 100 वोट थे और 100 में से 80 पड़े तो 80% मतदान है। लेकिन अगर 90 वोट थे और 90 में से केवल 80 पड़े तो वो 80 नहीं होगा, 90% मतदान के करीब पहुंच जाए। राइट। तो कुल संख्या मतदाताओं की पिछली बार से एग्जैक्ट नंबर, प्रतिशत में मत जाइए इसमें, क्योंकि एसआईआर के बाद में जो वोट कटे हैं उसके कारण बेसलाइन नीचे हो गया है। अगर कुल संख्या बढ़ी है तो वो बढ़ा हुआ मतदान होगा, माना जाना चाहिए। और उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो अभी तक नहीं आया है हमारे पास में, वो ये कि पुरुषों और महिलाओं का वोटिंग ट्रेंड क्या है। महिलाओं के वोट पुरुषों से ज्यादा पड़े हैं या कम पड़े हैं या बराबरी के पड़े हैं? क्योंकि अभी फिलहाल
पिछले 2 सालों से तो हम ये जानते हैं, 2-3 सालों से, कि असली फ्लेवर ऑफ इलेक्शन जो है वो तो महिलाओं का टर्नआउट है। महिलाएं तय कर रही है कौन चुनाव जीत रहा है, कौन हार रहा है। अगर महिलाएं बड़ी तादाद में निकलती हैं इन चुनाव में, तो वो बहुत अलग तरीके का इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा। और अगर महिलाएं कम निकलती हैं तो उसको अलग तरीके से एनालाइज करना होगा। तो इसके लिए इंतजार कर लेते हैं, इलेक्शन कमीशन आई एम श्योर कि उसके भी आंकड़े देगा और फिर हम ज्यादा बेहतर उसके ऊपर बात कर पाएंगे। क्योंकि महिलाओं का झुकाव ट्रैकर्स के अलावा, आप चुनाव सर्वे और ट्रैकर्स छोड़ दें तो पिछले 15-20 सालों से हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं का झुकाव ज्यादातर ममता बनर्जी की ओर रहा, जिसको तोड़ने के लिए, उसी झुकाव को तोड़ने के लिए ये महिला विधेयक और सारी जितनी कवायद की गई, दरअसल उसी को मुद्दा बनाने के लिए की गई। और उसी का मुद्दा आज भी प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में बनाया, जब उन्होंने बोला कि इंडिकेट किया कि सारी समस्या जो गुंडागर्दी की और सब है वो टीएमसी के रैंक एंड फाइल, यानी टीएमसी के जो स्थानीय लेवल के कार्यकर्ता हैं उनकी गुंडागर्दी की उन्होंने उस इशारा किया और उसको महिलाओं की समस्या से जोड़ने की बात की। तो मुझे लगता है कि महिलाओं का टर्नआउट बहुत क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट होने एक बात आपसे और जानना चाहता हूं, संजय सरकार जी आपके पास आने वाला हूं, या क्योंकि यशवंत जी अब कहीं आगे मूव करने वाले हैं, इसलिए जल्दी जल्दी उनसे कुछ उत्सुकताएं अपनी पूछकर शांत कर लूं। एक बात और मैं समझना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस बार का ये जो बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज, इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि वोटर्स को ये लगा कि अगर अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनके पेपर या उनके साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, और इसलिए भी डेस्परेशन में वो अपने आप को प्रूव करने के लिए कि हम जेन्युइन लोग हैं बूथ तक पहुंचे। क्या ये भी वजह है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। बड़ी तादाद में अप्रवासी जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं, वो अपने राज्य में वापस गए हैं। और ये इसके पीछे पहले उत्साह के कारण जाते थे। उत्साह अलग विषय है, डर अलग विषय है। जैसे बिहार के केस में भी हमने देखा, बड़ी तादाद में लोग गए थे, उसमें डर ज्यादा था, उत्साह कम था। सेम इक्वेशन यही था और टर्नआउट वहां का बड़ा हुआ मिला। लेकिन एक बात और भी होगा, एक बात आपको ये भी बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय मीडिया में और अखबारों में सब जगह पे एक मोटे तौर पे नैरेटिव ये भी बना हुआ है कि चूंकि वोट कटे हैं इसलिए वोट कटने का मतलब ममता बनर्जी के लिए परेशानी का सबब है। ये ओवरऑल एनालिसिस केवल इस लाइन पे तय करना थोड़ा मुझे लगता है गड़बड़ है। क्योंकि पहले फेज के जो मतदाता कटे थे उसमें बहुत बड़ी तादाद मथुआ मतदाताओं की भी थी जो बीजेपी के समर्थक हैं, बहुत बड़ी तादाद राजवंशी मतदाताओं की भी थी जो बीजेपी के समर्थक हैं। दूसरी बात, बिहार के चुनाव नतीजों को मैं याद दिला दूं, बिहार में जिन जगहों पे सबसे ज्यादा वोट काटे गए थे वहां पे सब जगह बीजेपी हार गई थी। तो ये फैक्ट्स हैं। मेरा ऐसा मानना है कि केवल बाइनरी तरीके से एसआईआर और मतदाताओं का काटा जाना, ये देखना कि किसी एक ही पार्टी को नुकसान हो रहा है या बढ़ रहा है, वो शायद उतनी सही बात नहीं होगी। क्योंकि महिला मतदाताओं का फैक्टर अभी भी इतना बड़ा है कि शायद एसआईआर के ऊपर वो ज्यादा भारी पड़े। अगर महिला मतदाता समाज टीएमसी और ममता बनर्जी से हटती हैं तो वो ज्यादा बड़ा फैक्टर होगा उनके खराब प्रदर्शन का, बजाय इसके कि एसआईआर में किसी के नाम कटे हैं। और अगर वो महिला मतदाता उनके पक्ष में दोबारा वोट दे जाती हैं, उनका टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा अभी भी होता है, तो कितने भी वोट कट जाएं, किसी के भी वोट कट जाएं, शायद ममता बनर्जी ज्यादा भारी दिखाई देंगी। 38 सीटें ऐसी जिसमें 5000 या उससे कम वाला मार्जिन रहा है यहाँ पिछले बार इन 152 सीटों में, यह भी कुछ इंडिकेशन है इस बार के लिए? जी, ये भी इंडिकेशन है। और एक इंडिकेशन ये भी है कि टीएमसी ने जितनी सीटें जीती थी उसमें से करीब 75 या 77 सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत का मार्जिन कम था। उसी तरह भाजपा की जो 77 सीटें थी उसमें 36 सीटें ऐसी थी जिसमें हार जीत का मार्जिन बहुत कम था। तो टच एंड गो वाली सीटें बहुत हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन ये माइक्रो इंजीनियरिंग क्या इतने माइक्रो लेवल पे होगी या हुई होगी कि एक एक सीट के ऊपर जितना प्रिसाइज ममता बनर्जी का हार जीत का आकलन था उतने ही वोट काटे गए, इसलिए बीजेपी उन जगहों पे आ गए। मुझे लगता है ये थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफिकेशन है। एसआईआर के कारण न ममता बनर्जी जीतेंगी ना हारेंगी। अगर ममता बनर्जी की जीत या हार का कोई सबब होगा तो केवल और केवल महिला मतदाताओं के ऊपर होगा। अगर महिला मतदाता उनको छोड़ती हैं, टीएमसी को छोड़ती हैं, तो टीएमसी कठिनाई में होगी। और अगर महिला मतदाता टीएमसी के साथ बनी रहती हैं तो ममता दीदी को कठिनाई नहीं। महिलाओं के लिए चलाई गई उनकी स्कीम्स जिनकी बड़ी चर्चा की जाती है, वो कन्याश्री हो या लक्ष्मी योजना हो, क्या इनका रेलेवेंस खास तौर से इस महत्वपूर्ण बिंदु पर जो यशवंत कह रहे हैं कि महिलाएं किसके साथ हैं उसकी तरफ जीत है, तो क्या ममता अपने साथ महिलाओं का वोट चंक इंटैक्ट रखने में इस बार कामयाब है, या कोई एक मैसेज है जो बड़े सटल तरीके से
संसद में बीते दिनों जो हुआ उसके जरिए दिया जा चुका है और उसका असर दिखाई देगा। लेकिन यहां पर यशवंत जो कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी समझने वाली बात है कि ओवरऑल यूनिवर्स अगर वोटर्स का कम हुआ है तो वैसे में भी पोल परसेंटेज अगर आपका बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा ये भी है कि बेसलाइन कम हुई है, ओवरऑल यूनिवर्स कम हुआ है, इसलिए आपको वही वोट परसेंटेज कुछ ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है पिछली बार के मुकाबले। हालांकि पिछले बार का क्यूमुलेटिव हम देख रहे हैं और इस बार फर्स्ट फेज के 90% वाली बात हम कर रहे हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। अगली बात आपको बता दूं, पहले चरण में 152 सीटें हैं और एसआईआर को लेकर यशवंत अभी जो कह रहे थे कि ना इसकी वजह से ममता जीतेंगी और ना ये हारने का कारण बनेगा, अगर उसकी वजह बनेगी तो महिला मतदाताएं बनेंगी। जरा यहां पर ये भी देखिए, ये 47,35,179 वोट जो इस बार कटे हैं, इसी की वजह से बेसलाइन का फर्क आया है, इसी वजह से ओवरऑल यूनिवर्स कम हुआ है और पोल परसेंटेज में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। इसमें जो वोट कटे हैं, जिसकी बात यशवंत अभी कह रहे थे कि अगर इसमें यह देखा जा रहा है कि ममता के वोटर कौन है और इस तरीके से एसआईआर को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, तो नहीं। यहां देखिए 65% हिंदू हैं इनमें। ये जो वोट कटे हैं 47,000 के आसपास का जो आंकड़ा मैंने आपको दिखाया, ये 47 लाख, 65% हिंदू और 34% मुस्लिम वोट। ये क्लियर कट इस बात का इंडिकेशन है कि यहां तो हिंदू मतदाता का वोट असल में एसआईआर की वजह से ज्यादा हटा है। तो क्या इसका रिफ्लेक्शन फिर वैसा देखा जाए जैसे बहुत सारे लोग एसआईआर को इंटरप्रेट करते हैं? 2021 में 59 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 92 सीटें यहां टीएमसी ने जीती थी। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो ओवरऑल 77 के हिसाब से 59 एक बड़ा फिगर है और यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कुल सीटें आई थी उसमें इस फेज में जो चुनाव हुए हैं, इस फेज की सीटों का एक बड़ा हिस्सा रहा है। मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभाओं में 7 लाख से ज्यादा वोट एसआईआर में कटे हैं। मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा 7 लाख के आसपास इसमें वोट कटे हैं और मालदा जिले की 12 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 4 लाख से ज्यादा वोट कटे हैं। मुर्शिदाबाद वैसे भी एक ऐसी जगह जहां कॉन्स्टिट्यूएंसीज सबसे ज्यादा है, इस वजह से भी आपको ये दिखाई दे रहा है। और उसके बाद मालदा का नंबर आता है 152 सीटों में कुल 38 सीटें ऐसी हैं जहां जीत और हार का मार्जिन 5,000 से कम रहा है। इसी बात का उल्लेख अभी हम कर रहे थे और यशवंत कह रहे थे कि ये महत्वपूर्ण बात है और ये टच एंड गो वाली सीटें सिर्फ टीएमसी की तरफ नहीं रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी रही हैं और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है कि जो कम मार्जिन वाली सीटें हैं उन जगहों पर एसआईआर का क्या फर्क पड़ेगा। घटे हुए मतदाताओं का ये जो नंबर दिखाई दे रहा है आपको कि एक बड़ा चंक है जो हटा है इस बार एसआईआर के बाद, वो किसको किस तरीके से फायदा या नुकसान करेगा। लेकिन अभी ये देखिए कि पहले चरण की वोटिंग के बाद ममता का बयान क्या आया है। बंगाल में एसआईआर के खिलाफ जमकर वोटिंग हुई है। ममता का कहना है हमारी जीत तय है, ममता बनर्जी कह रही हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस बार लोगों को मोबिलाइज करने के लिए या कह लीजिए वो पर्टिकुलर इशू जिस पर लोग पोलराइज हुए हैं वो एसआईआर है। क्या वाकई ऐसा है और संजय सरकार ये मानते हैं क्या? संजय जी, देखिए मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, थोड़ा समय दीजिएगा, मतलब जो आप इंटरप्ट मत कीजिएगा। मैं आपको चीज बताता हूँ। देखिए बंगाल में एक स्लोगन आया है, दीदी है तो नो टेंशन, मोदी है तो डिटेंशन। एनआरसी सीएए है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। नरेगा को जो पैसा उसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जानबूझ के अटका के रखा है। जहां बंगाल का 5,000 डुप्लीकेट कार्ड मिला है तो वहां आपको उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख के ऊपर में है और मध्य प्रदेश में 1,80,000 के ऊपर में उसको पैसा मिला, मेरे को पैसा, हाउसिंग का पैसा नहीं मिला। जीएसटी का लगभग 2 लाख करोड़ रुपया सरकार बंद करके रख दिए हैं। ठीक है, ये रखा है। बंगाल में 2 किस्म का बंगाली रहता है, एक बंगाल रहता है, घोटी रहता है। घोटी का जो यहाँ का रहने वाला है और जो 1947 में जो यहाँ पर आया है, जो अब मेरे बंगाली बाबू जो पत्रकार उसको मालूम है, लहरी बाबू को मालूम है, जो उसको संख्या कहाँ होता है, संख्या ज्यादा होता है ये 24 परगना से लेके और नॉर्थ बेंगल साइड में ज्यादा होता है। घटी लोग क्या होता है, मतलब जो 1874 का डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद में भी एसआईआर में उसको नाम काटा गया कि उस समय परिवार बहुत ज्यादा होते थे, बड़े होते थे। आपको मालूम है 5-6 भाई, 7 भाई, 8 भाई। मेरे के चाचा भी मतलब 9 बेटा, 8-9 बेटा है, बेटा बेटी है। इस तरफ से काटा गया है, भयानक खेला हुआ। मैं आपको बताता हूं। मैं और एक चीज आपको मैं बताने चाहता हूं। देखिए जहां 77 से भारतीय जनता पार्टी का, तो वहां पर 21 लाख आदमी को नाम काटा गया है जो भारतीय जनता पार्टी जीते हैं, जहां पर नैरो मार्जिन थे। जो मेरे चुनाव जो ये पोल ये कर रहे हैं भाई साहब जो बोलो वो सटीक बात बोलो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ था, देखिए 2016 साल में सेम चीज में हवा हमें 200 सीट जीत गया। 2021 में अमित शाह लोग बोला हम लोग जीत गया, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर खेला,
खेला भयानक हो गया। खेला भयानक का हो गया, आपको 25 सितंबर 2025 में एक बहुत बड़ा पोलराइजेशन वोट दीदी के फेवर में आ गया। कैसे आ गया ये अभी हम नहीं बता सकते आपको। अगर आपको 4 तारीख आपसे मौका मिले तो हम आपको बता देंगे कैसे हो गया। अगर ये इसमें जो आपको जो मतलब ये 91 लाख आदमी को जो नाम काटा गया, उसमें 65 लाख हिंदुओं का नाम काटा गया भाई साहब, जो 2002 से लेके 2024 के अंदर में आया है, जो मथुआ राजवंशी संप्रदाय है। 100 जहां पर कहा होता 76 जो वोट है वो मुसलमान डिसाइड करता है, और 56 जो ये सीट है जहां पर मुसलमान 30 से 45% तक वोट होता है। 128 हो गया, रह गया कितना 164। अच्छा तरह से समझिए, इसमें 48 जो सीट है मथुआ राजवंशी का है। मैं एकदम डीटो जो बताया ना उसी को ऊपर मैं बता रहा हूं। उसमें अगर कहीं सेंट लग गया भारतीय जनता पार्टी को तो 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। भवानीपुर में ममता बनर्जी इस वक्त कैंपेन कर रही हैं और उनकी तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। भवानीपुर में भी उनके लिए यह समझा जा रहा है कि मामला ये कोलकाता में इस वक्त ममता बनर्जी आपको दिखाई दे रही हैं। जरा इसको बड़ा कीजिए तस्वीरों को और एक बार दिखाइए फुल फ्रेम हमारे दर्शकों को। ये इससे पहले हमने आपको दिखाया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो हावड़ा में मौजूद थे, और यहाँ कोलकाता में ममता बनर्जी आपको दिखाई दे रही हैं। ये संजय जी की तरफ से ये कहना है वही बात जो ममता बनर्जी ने भी कही कि एसआईआर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हालांकि एसआईआर से जुड़ा हुआ वो एक पर्टिकुलर पहलू भी मैंने आपके सामने रखा, जहां हिंदुओं को इस फर्स्ट फेज की अगर आप बात करें तो मुस्लिम मतदाताओं के मुकाबले हिंदू लोग ज़्यादा हैं जो एसआईआर में मतलब इस इंटेंसिव रिवीजन के बाद जिनके नाम उससे हटे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि अगर मोदी हैं तो डिटेंशन और ममता हैं तो नो टेंशन वाली बात कही जा रही है। ये रिवर्बरेट हो रही है बंगाल में, ऐसा संजय जी का कहना है। शिवम, आपको लगता है? देखिए, मैं सम्मान कहना चाहता हूं कि ये ममता बनर्जी की जो है साइन ऑफ पदयात्रा है एक तरीके से। 15 साल तक लंबे समय तक उन्होंने सर्व किया और चुनाव हारने से पहले ये उनकी आखिरी पदयात्रा होगी। लोगों को धन्यवाद कहना चाहिए, बनता भी है। बंगाल में जिस उम्मीद के साथ आए थे, जिस चीज़ों के साथ आए थे, जिस भीड़ का हिस्सा नहीं बनने आए थे, वही बनकर रह गए। ये सब बता रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रदेश में हंगामा था, यहाँ पर हिंसा हमेशा से होती थी। अरे हमेशा से तो इस देश में नक्सलवाद भी था, हमने खत्म कर दिया ना। हमेशा से तो इस देश में आतंकवाद की भी स्थिति खराब होती थी, हमने बेहतर किया। अब हमेशा पे आप ये नहीं कह सकते कि 2016 में 15 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 2019 में 21 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 2019 में 2021 में अप्रोक्सीमेटली 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और वोट परसेंटेज बढ़ने का एक रीजन ये भी है कि 2021 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को 1979 कंप्लेंट रिसीव हुई थी, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 15,000 से ज्यादा लोगों को जो है डेंट हुआ था। अप्रोक्सीमेटली 1,000 से ज्यादा आगजनी के 29 से ज्यादा मर्डर हुए थे। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 32 से ज्यादा महिलाओं के बलात्कार हुए थे। एक 60 साल की महिला तक का, बुजुर्ग महिला का बलात्कार हुआ था। ये हालात थे वहां पर चुनाव के। ममता बनर्जी भी इसी प्रॉमिस के साथ आई थी कि हम इनको बदलेंगे, लेकिन नहीं बदल पाए, आखिरकार उसी का हिस्सा बन गए। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं तो फिर से यही कहता हूं, बंगाल के लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती है कि आप किसी को भी वोट डालते हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको गला घोट दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा, आपको आग लगा दी जाएगी, बलात्कार कर दिया जाएगा। चुनाव के सिर्फ बंगाल में होते हैं, यूपी में चुनाव नहीं होता, दिल्ली में चुनाव नहीं होता, हरियाणा में चुनाव नहीं होता, पंजाब में चुनाव नहीं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कहां चुनाव नहीं होता भाई। लेकिन क्या जो हमें वोट नहीं देते उनको मार दिया जाता है? ये भी अगर कंट्रोल नहीं कर पाए 15 साल में तो क्या बेहतरी करेगा। और एक और चीज कहना चाहता हूं, इस एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था वेस्ट बंगाल। 47 के बाद उसको जो है मतलब डेरोगेटरी होता चला गया। उसके बाद कॉमीज आ गए। 60 के बाद उन्होंने स्थिति ऐसी खराब कर दी कि वहां पर इंडस्ट्री नहीं रही। आज हालात देखो क्या है। कुछ तो गलत हुआ है जो स्थिति इतनी खराब हो गई बंगाल की। मेरे दादाजी की जनरेशन में हर तीसरा आदमी हर एक राज्य से कहां जाता था? बंगाल नौकरी करने। आज क्या है? रिवर्स क्यों हो रही है? सीधी सी बात है कि असुरक्षा का भाव, गलत शासन, गुंडागर्दी, हिंसा, इसको जाने का समय है। तो इसका जवाब प्रदेश की महिलाओं ने ये ठान लिया। इसका जवाब भी लेते हैं। संजय सरकार, आपके पास आऊंगा यहां, लेकिन पक्ष और विपक्ष की तरफ से बात करने के साथ साथ मैं एक न्यूट्रल व्यू भी इस पर चाहूंगा। गौतम दा, इसमें कई चीजें डिस्कस हो रही हैं, बढ़े हुए पोल परसेंटेज को भी लेकर बहुत सारी बातें, बहुत सारे फैक्टर्स कहे जा रहे हैं, और ये भी कि ममता बनर्जी क्या वो डिलीवर कर पाई हैं 15 सालों में कि आने वाले समय में प्रो इनकम्बेंट के तौर पर
लोगों के अंदर भावनाएं देखी जाएं, या एंटी इनकम्बेंसी तो होगी ही होगी ममता बनर्जी का? एंटी इनकम्बेंसी है, मैंने पहले ही कहा, और इतना कारण है वोट बढ़ने का, उसमें एक कारण होगा एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन वो कितना हावी हुआ, न कि एसआईआर हावी हुआ, ये एक्चुअली 4 तारीख या सेफोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं। दूसरी बात है कि जो बोल रहे थे जसवंत सिंह, ये महिला वोटर, लेकिन इस बार महिला वोटर भी बहुत चुनाव का लिस्ट से नहीं है, वो भी बाहर है। महिला वोटर कितना वोट दे पाया, महिला वोटर पिछले चुनाव में कितना दिया, इस बार कितना दे पा रहे, ये भी आंकड़ा बहुत एक जरूरी है देखने के लिए। तीसरी बात मैं कहूँ, पॉलिटिकल, अगर आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हिस्ट्री देखेंगे, उसमें ये है कि पिछले 4 चुनाव में ममता बनर्जी का 115 ऐसे सीट है जिसमें 50% के ऊपर वोट से वो जीते हैं, मतलब उसका स्ट्रॉन्ग एरिया माना जाता है। इस जगह पे कितना वोट काटा है, क्या वो चेंज कर देगा, 50% को कितना कम कर पाएगा एसआईआर, ये एक सवाल है। दूसरा जो मार्जिनल सीट है जिसमें दोनों पार्टी जीता है, वो एक है। तीसरी बात यह है कि कोई भी, देखिए बीजेपी 77 सीट जीता है, ये बात सही है, लेकिन 5 साल में 65 हो चुका है। आज बीजेपी शुरू कर रहा है 65 से कितना आगे बढ़े? नहीं, ये जो आप कह रहे हैं, और 5 साल में जितना बाई इलेक्शन हुआ, वो बाई इलेक्शन भले ही रिगिंग हो, जो भी हो आप बोले, लेकिन बाई इलेक्शन एक भी। गौतम दा, ये जो कहा जाता रहा हमेशा, बंगाल जिसको मौका देता है लंबा मौका देता है, पहले कांग्रेस को दिया 30 बहुत साल, बड़ा कारण था, बहुत बड़ा कारण है माइनॉरिटी। नहीं तो ममता वाले मामले में 15 साल क्यों दिखाई दे रहा कारण है? अगर जो लोग कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, अगर एंटी इनकम्बेंसी पहले सेट होने में 30-30, 34-34 साल लग गए, तो इस बार 15 साल में क्या उनसे खराब गवर्नेंस ममता बनर्जी ने दिया है कांग्रेस से, वामपंथियों से? नहीं, कांग्रेस का जमाना सब तो जिक्र कर रहा है कि उस जमाने में बंगाल 1 नंबर में था, तो कांग्रेस का जमाना था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे हिस्टोरिकल रीजंस है। एक केंद्र के तरफ से, कांग्रेस सरकार के तरफ से नीति आए थे, फ्रेट इक्वलाइजेशन जिसको कहा जाता है, उसके लिए जो कॉम्पिटिटिवनेस बंगाल को चला गया था, यूपी बिहार को बढ़ाया था राजीव गांधी का जमाने में, तो वो अलग इतिहास है। लेकिन जितना होना चाहिए था ममता का जी में, जितना उद्योग आना चाहिए था, अभी आंकड़ा वो संजय जी दे पाएंगे कि नहीं पता नहीं। यार ये बात देखिए, ये बात ये कहा जाता है गवर्नेंस के मामले में, गौतम दा, ये कहा जाता है कि अगर आप ताल कोर की सड़कें बना दें तो लोग ये चाहते हैं कि अब थोड़े दिनों में क्या इसमें क्या कुछ और इसको इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, अगर वो किया जा सकता है, लोग कहते हैं सोना चांदी तक बात पहुंच सकती है। तो ये सपने कभी पूरे, ये कह दिया जाए फुल स्टॉप हो जाता है, ऐसा होता नहीं है। उस हिसाब से बाकी जगहों पर जहां प्रो इनकम्बेंसी वाली बात दिखाई दी है, सरकारें रिपीट हुई हैं, वैसे कुछ फैक्टर्स भी हैं जो ममता के फेवर में जाते हैं या बिल्कुल भी नहीं? बीरभूम में ईवीएम में गड़बड़ी के बाद हंगामा हुआ, जरा देखिए, गांव वालों की पैरामिलिट्री फोर्स के साथ झड़प हुई है, वो तस्वीरें देखिए जरा। ये बीरभूम से जो आज खबरें आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। ईवीएम में गड़बड़ी हुई और उसके बाद लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, लोगों को ये लगा है डेलिबरेट है। उसके बाद इस हंगामे को शांत करने के लिए और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहां आप देखिए सुरक्षा बलों को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी है। यहां आप देख रहे हैं उसकी तस्वीरें, अच्छी खासी उस दौरान यहां चीख पुकार भी सुनाई दे रही थी। ये सुनिए जरा, यहां की आवाजें सुनिए। और उधर कूच बिहार में क्या हुआ वो भी हम आपको दिखा देते हैं। कूच बिहार में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार पर हमला हुआ, कुमारगंज के बीजेपी उम्मीदवार पर हमला हुआ, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है, बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु सरकार पर हमला हुआ। यहां कुमारगंज के बीजेपी उम्मीदवार पर हमले की जो खबर आई उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये लाल दायरे के अंदर खासतौर से जो हाईलाइटेड हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर देखिए किस तरीके से उनको दौड़ना पड़ा, भागना पड़ा वहां से अपने आप को बचाने के लिए। और मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर का घेराव हुआ, टीएमसी कार्यकर्ता और एजेयूपी, ये नई बनी पार्टी है जो हुमायूं कबीर ने बनाई है, जनता उन्नयन, उसके कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हुमायूं कबीर के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, बमबाजी वाली जगह पर जा रहे थे हुमायूं। असल में कल मुर्शिदाबाद में बमबाजी हुई थी। तो ये हल्ला हंगामा अच्छा खासा हुआ, मतलब बम्पर वोटिंग तो हुई, एक तरफ ये बम पत्थर चलने वाली बातें और दूसरी तरफ बम्पर वोटिंग वाली बातें। ये बताता है कि असल में पहले के मुकाबले पश्चिम बंगाल में लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो आई है,
घटनाएं अभी भी हुई हैं, लेकिन अगर पहले के हिसाब से आप कंपेयर करें तो ये उतना ज्यादा दिखाई नहीं देता। और ये तस्वीरें अगर क्युमुलेटिवली आपके सामने रख दूं तो इसमें आप मुर्शिदाबाद देख लें, सिलीगुड़ी देख लें, आसनसोल या पश्चिमी मेदिनीपुर देख लें, ज्यादातर जगहों पर ये जो शिवम अभी कह रहे थे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को निशाना बनाया जा रहा है, ज्यादातर जगहों पर यह देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार या भारतीय जनता पार्टी गुस्से का मरकज दिखाई दी। और वो लोग कौन हो सकते हैं जो ये गुस्सा दिखाएंगे? जाहिर है वो जिनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के यहां पर इस तरीके से आने से गेम बिगड़ सकता है। क्या गेम बिगड़ रहा है संजय सरकार जी, इसलिए ये डेस्परेशन है? देखिए, मैं आपसे सबसे बड़े बात बोलता हूँ, आप कौन से कैलकुलेशन कहां से करते हैं, कौन से गणित मिलाते हैं, हमको यह समझ में नहीं आता है। राजनीतिक गणित बंगाल का बहुत कठिन गणित, इतना आसान नहीं है। बंगाल में जिसको संगठन रहता है वही जीतते हैं। 80,000 बूथ में जो एजेंट दे सकता है वही जीत सकता है। अगर एक बूथ में अगर 4-4 एजेंट नहीं रहेंगे तो जितना नहीं नामुमकिन हो जाए। हम 2001 में हम आजमा लिए हैं, 2001 में हम सत्ता में आ गया था, जितना बड़ा बड़ा रैली हुआ था बंगाल के अंदर में, कम्युनिस्ट हम लोग को सामने भी नहीं था, लेकिन 2001 में हम आ नहीं पाए सरकार में। मैं आपको बताने चाहता हूँ, आपको मतलब ये क्या है ना, मतलब ये आप लोग भाजपा को सिर्फ क्या है ना, जितना माइलेज देता है ना मीडिया, लोग माइलेज देता है। हकीकत में अगर जमीन में रहता है ना तो माइलेज नहीं मिलता, माइलेज नहीं है इनको। जीरो बट्टा सन्नाटा एक पार्टी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सबसे बड़े बात आपको बताना चाहते हैं, बंगाल में सबसे बड़े कौन से इंडस्ट्रीज थे मालूम है? जूट इंडस्ट्रीज थे। एक शिप में 10-12 हजार आदमी काम करते, जूट इंडस्ट्रीज। जब मैंने बंगाल में सरकार में आया ना, 54,000 इंडस्ट्री छोटा बड़ा मिलकर बंद हो चुके थे। जूट इंडस्ट्रीज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कम्युनिस्ट बोल रहे थे प्लास्टिक आने के कर चलते ये जूट इंडस्ट्री, हकीकत नहीं है। एक्चुअली इतना मतलब जो रेड मिलिटेंट्स जो यूनियन थे, ये इतना जबरदस्त तरफ से किए थे, वो बंद करा दिया था यूनियन के चलते। ये बंद हो चुके थे यहाँ पर। दूसरे नंबर बात के यहाँ पर स्टील इंडस्ट्रीज थे। यहाँ से सबसे ज्यादा माइंस और मिनरल झारखंड के बाद में कहीं मिलता है तो बंगाल में मिलता है। रानीगंज के जो कोयला होता है हिंदुस्तान के नंबर 1 कोयला, तो जवाब देने का मौका एनटीपीसी में जाता है। संजय जी, ये घटनाएं मीडिया वालों ने तो करवा नहीं दी। जहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को दौड़ा के पीटा गया या उसकी गाड़ी में आग लगा दी गई, तो ये मीडिया ने नहीं करा दिया। मीडिया केवल रिपोर्ट कर रहा है। तो आपका ये कह देना सर कि हम नहीं, ये गलत बात है सर। और इस तरीके से किसी को भी ये कहीं पर नहीं उतार देना चाहिए। शिवम, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है ऑलरेडी ममता के खिलाफ, वहां आपके नेताओं को मंगलवार के दिन मछली खा के दिखाना पड़ रहा है, टीका लगा के, सब गमछा डालकर। ये वाला डेस्परेशन आप लोगों की तरफ से क्यों है? पहले आपका जवाब देता हूं, लेकिन उनका जवाब देने का भी समय दीजिएगा। बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा है, बंगाली हिंदुस्तान का हिस्सा है। अगर कोई 0.1% भी उनको किसी तरीके से कंफ्यूज करना चाहता है या उनको यह बताना चाहता है कि उनके खान पान में, रहने सहने में किसी तरह का बदलाव फोर्स किया जाएगा, तो वी एज ए नेशनल पार्टी हमारी क्या ड्यूटी बनती है? हम उनको ये इंश्योर कराएंगे कि बॉस ऐसा कुछ है नहीं। हम त्रिपुरा में भी पहली बार आए हैं, हम हरियाणा में भी रिपीट करके आए हैं, हम 27 साल बाद मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भी आए हैं, हमने तमाम जगह सरकारें बनाई हैं, बावजूद उसके कहीं ऐसी कोई स्थिति नहीं रही। तो ऐसा कोई माहौल नहीं है। ये बताने में और ये अश्योर करने में अपने लोगों को कोई शर्म नहीं होनी चाहिए किसी को। अब मैं उनकी बात पर आता हूं। देखिए, यहां मैं जो है संजय जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं जी। पूरी डिबेट में सुबह से 3-4-5 जगह ये मुझे दिख गए, लेकिन आज इस बात को लेकर मैं इनसे पूर्णतः सहमत हूं कि हमारे पास संगठन नहीं है। गुंडों का संगठन नहीं है हमारे पास, क्योंकि आपने पूछा था गुंडों पे सवाल, वो बता रहे हैं संगठन पे। लेकिन हां, बंगाल के लोगों का संगठन हम पर जरूर है भैया। गुंडों का संगठन आप पर है, लेकिन कब तक है? 4 तारीख तक है। फिर उसके बाद ये सारा संगठन या तो सरेंडर करेगा या जेल जाएगा। लेकिन बंगाल के लोगों का संगठन है। जिन लोगों को आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, वोट नहीं डालने दे रहे हैं, कभी किसी महिला विधायक का शीशा तोड़ा जा रहा है, उनकी कार पर हमला किया जा रहा है, एक विधायक तो कैंडिडेट जो है उनको भगाकर मारा जा रहा है, सिक्योरिटी पर्सनल को मार रहे हो, मुर्शिदाबाद में बम निकल कर आ रहे हैं। हाँ, गुंडागर्दी वाला संगठन हमारा कभी रहा ही नहीं कहीं। लेकिन इस गुंडागर्दी को हम रहने नहीं देंगे, इस बात की भी गारंटी मैं आपको देकर जा रहा हूं। नहीं, लेकिन ये लोग कहना चाह रहे हैं कि जो आप खान पान को लेकर अश्योर करना चाह रहे थे, तो ये अगर तेजस्वी और मुकेश सहनी अश्योर करना चाह रहे थे अपने वोटर्स को तो आपको दिक्कत हो गई थी, लेकिन यहां आप लोग अश्योर करना चाहते हैं तो वो सही हो गया। बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि नवरात्र में जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में चीजों को माना जाता है, उसको लेकर वहां के लोगों को मॉक करने की जो कोशिश तेजस्वी जी की तरफ से हुई थी, वो एक अलग एंगल था। हम तो नहीं कह रहे थे कि तेजस्वी जी को क्या आप मांस नहीं खा सकते। हमने कभी नहीं कहा कि जहां पर भी वो जिस भी तरह का कोई खान पान है उसको मना है। लेकिन तो हमारी एक मंगलवार को भी नहीं खाया जाता। आप जानते हैं
सेंसिटिविटीज तो अलग अलग जगहों पर ऐसी हैं कि बिल्कुल है। मंगलवार को भी ये नॉन वेज लेकिन नहीं खाया आप जाता मुझे बताइए। और बिल्कुल तिलक लगाकर और बिल्कुल पूजा पाठ वाली वेशभूषा में तो लेकिन आप बिल्कुल मुझे एक चीज बताइए, आपने भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी विपक्ष में होते हुए ये कहते देखा है कि नहीं नहीं आपको मांस नहीं खाने देंगे, मछली नहीं खाने देंगे? या बिहार में क्या हमने ऐसा कोई काम किया? नहीं तो क्या या भारतीय किसी भी जनता राज्य पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी क्या शिवम अब ये स्टेटमेंट दे रही है कि देश के अंदर जहां जिसका जो खाने का मन हो, जो खाने का, मैं इसमें सब कुछ कह दे रहा हूं, आपको मालूम है मैं क्या कह रहा हूं, क्या वो खाने के लिए वो आजाद होगा या लिंचिंग वाली घटनाएं भी देखने को मिलेंगी? संवैधानिक दायरे के अंतर्गत आते हुए जहां तक आप किसी की भावनाएं नहीं भड़का रहे हैं, आप बिल्कुल खा सकते हैं वेज नॉन वेज की चलिए, जो ठीक भी उसका वो है। लेकिन बावजूद इसके अगर कोई कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश करता है तो एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते ये हमारा दायित्व भी है कि लोगों को इस बात आपके अपने विधायक कई जगहों पर, अब उनका नाम मैं नहीं लूंगा, वो मांस की दुकानें बंद कराते हुए घूमते हैं। आप जानते हैं कावड़ के दौरान भी तमाम जगहों पर इस तरह की दुकानें जहां पर इस तरह का आहार दिया जाता है वो भी बंद कराने की कोशिशें होती हैं। और दूसरी जगह आप ये कह रहे हैं कि संवैधानिक रूप से जहां जिसको जो खाना है उसको, अपनी ही बात को आपने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। आपने कैसे? कहा, मैं बताता हूं कैसे। आपने कहा ना कि इस देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग धर्मों की अलग अलग मान्यताएं हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कावड़ को लेकर एक मान्यता है, क्या ऐसी ही मान्यता बंगाल में है? नहीं ना। तो जाहिर है तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि you show us the man, we'll tell you the rule। सारा करूंगा, लेकिन 10 सेकंड तो सुनिए। लेकिन क्योंकि वक्त समाप्त हो रहा है इसलिए जल्दी से मैं आपसे पूछूं कि आप हमको आदमी दिखाओ, हम आपको कानून बता देंगे, आप ये कह रहे हैं क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह की मान्यता है उसको बिल्कुल मानना चाहना चाहिए, लेकिन आप वही मान्यता अगर चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में साबित हो जाए, नहीं होगा। आपने खुद ही कहा। बहुत धन्यवाद करता हूं। ये 90% एंड अबव, अभी तो ये 93, 94, 95% भी जा सकता है। ये कहां जाकर ठहरता है आंकड़ा? SIR से रिलेट करके इसको कितना देखा जाता है, क्या दिखाता है ये प्रो इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी, इसका एनालिसिस जारी रहेगा। सेकंड फेज में क्या होता है उस पर भी निगाहें रहेंगी।